हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी वर्मा वेलकम करता हूं आप सभी का मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। देखिए स्टूडेंट, हमने राजस्थान लैंड लॉज में राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 जो है वो स्टार्ट किया है और सेक्शन 5 में जो डेफिनेशंस दी हुई हैं उनमें क्लोज 25 तक जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट क्या है, एग्रीकल्चरियर किसे बोलते हैं, होल्डिंग का मतलब क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट होल्डर हम किसे कहते हैं। आज हम आगे की डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। 25 जिसमें लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था आपका। उससे पहले जो सेक्शन जो क्लोज 24 है आपका सेक्शन 5 का, उसमें लैंड को डिफाइन किया गया है। वो मैंने जानबूझ के कल डिस्कस नहीं किया। आज हम लैंड से स्टार्ट करते हैं। तो जो सेक्शन 5 का क्लोज 24 है वो लैंड को डिफाइन करता है। अब बच्चों, डेफिनेशन समझने से पहले आप एक छोटी सी बात अलग से समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि होल्डिंग और लैंड में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब हम होल्डिंग की बात करते हैं तो मैंने कल आपको बताया था दैट इज़ आल्सो ए पार्सल ऑफ लैंड। तो जब हम ऑलरेडी लैंड की बात कर चुके हैं तो फिर 24 में उन्होंने अलग से लैंड को क्यों डिफाइन किया है। तो एक इमेजिनेशन क्रिएट कीजिएगा। एक गांव है, गांव के पास एक बहुत बड़ा एरिया जिस पे खेती बाड़ी हो रही है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ मामला है सारा। तो एक तरफ तो आबादी एरिया है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी में आता हो चाहे वो ग्राम पंचायत में आता हो। एक तरफ तो आपका आबादी एरिया और उसके बाद में आपके फार्म्स, खेत स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जितनी आबादी में आपके घर हैं वो तो आपका आबादी एरिया हो गया, जितने लैंड में आपके घर हैं। उसके अलावा जहाँ जो एरिया आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है वो आपका 100 किला हो सकता है, 1000 किला हो सकता है, 10,000 किला हो सकता है। किला या बीघा, पंजाब में किला या राजस्थान में बीघा, इस तरह का मेजरमेंट रहता है। तो वो जो सारा एरिया है दैट इज कॉल्ड लैंड, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, वो सारा एरिया आपका लैंड होगा। तो 24 क्या कहता है? 24 के लिए आपका जो क्लोज 2 में एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है वो ज़रूरी है। तो जो एरिया आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा एरिया आपका लैंड है। और उस एरिया में जितनी प्रॉपर्टी, जितना पीस ऑफ लैंड मुझे अलॉटेड है, मुझे ग्रांट में मिला है या अदरवाइज किसी इंगेजमेंट में मैं होल्ड कर रहा हूँ, वो जो एरिया है उस लैंड का, इसे हम कहेंगे होल्डिंग। समझिएगा भाई, ये एक लैंड है और इसका एक छोटा सा पार्ट मुझे अलॉटेड है। तो ये सारी तो जगह मेरी नहीं है ना। तो जितना हिस्सा, मतलब सारी को तो हम लैंड बोल देंगे, और जितना हिस्सा मुझे अलॉटेड है, मुझे ग्रांट किया हुआ है, वो हिस्सा मेरे लिए होल्डिंग है। अब अगर इस हिस्से में मैं घर भी बना रहा हूँ, अपना मेरा ड्वेलिंग पार्ट हाउस भी है, तो भी वो मेरी होल्डिंग मानी जाएगी। लेकिन अगर बहुत सारे घर हैं तो वो आपका इस लैंड में इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब वो आपका आबादी एरिया हो गया। तो अब लैंड का मतलब क्या हुआ 24 में, कि वो पार्ट जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, भले ही आप उसमें अपने जो कैटल है वो उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, भले ही आप कलेक्शन ऑफ वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पस आप उसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पॉस्चर लैंड है, तो वो सारा का सारा जो एरिया है आपका,
वो आपका लैंड है। मतलब आबादी एरिया को छोड़ दीजिए, उसके साथ में जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर का मतलब जो मैंने आपको बताया था HDFC और CPT, वो जो आपका एरिया है जो इस एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है वो आपका लैंड है। अब उसमें पॉस्चर लैंड भी आपके इंक्लूड होगी, यानी कि जो चारावाह, उसके अंदर आपका अनऑक्यूपाइड, जैसे मान लो कोई ऐसा एरिया है जो है तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ लेकिन वो अभी किसी की होल्डिंग में नहीं आता, अनऑक्यूपाइड है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। अगर आपने पानी इकट्ठा किया हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ इरिगेशन तो वो भी आपका लैंड में आ गया। अगर आप सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं तो वो भी आपका, वो जो हिस्सा है वो भी आपका लैंड में आ गया। तो इसका मतलब लैंड एक वाइड कंसेप्ट है और उसमें से जो पार्ट मुझे अलॉटेड है वो मेरे लिए होल्डिंग है। तो अपने को ये ध्यान रखिएगा कि जब आप लैंड की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें होल्डिंग वर्ड इंक्लूड होगा। इसका मतलब होल्डिंग इज़ ए पार्सल ऑफ लैंड। तो कंफ्यूज नहीं होना कि साहब ये इतनी अलॉटेड है, ये मेरी लैंड है। नहीं, हम उसे लैंड नहीं कहेंगे, जो मुझे अलॉटेड है हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम होल्डिंग कहेंगे। और उसी होल्डिंग के अगर एक पार्ट में मैंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं और दूसरी कोई फसल नहीं है तो वो उतना हिस्सा मेरे लिए क्या हो जाएगा, ग्रोव लैंड हो जाएगा। तो आपको लैंड 24 के अंदर मिलेगा और 17 के अंदर जो है वो हमने होल्डिंग पढ़ा था। तो इनमें कोई कन्फ्यूज़न आप ना रखें, ये दोनों बहुत क्लियर हैं। अब आप आ जाइए आगे, जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं। तो देखिएगा 24 में आपको लैंड डिफाइन किया गया है। तो लैंड का मतलब यही हुआ कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, जो आपकी होल्डिंग से ज़्यादा है, मतलब सबकी होल्डिंग मिला लें तो वो आपका एक लैंड क्रिएट करती है। इसमें बादशाह लैंड वगैरह ये सारे भी आपके इंक्लूड हो जाएंगे। सिंघाड़ा की खेती अगर हो रही है वहाँ पे तो वो भी आपके लैंड में इंक्लूड हो जाएगी। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है लैंड ऑनर एंड लैंड होल्डर। तो देखिएगा सेक्शन 25A जो है ये आपका 1964 में इंक्लूड हुआ था, इंसर्ट हुआ था अमेंडमेंट से। तो अब हम दो लैंड आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं लैंड ऑनर किसे कहते हैं और लैंड होल्डर किसे कहते हैं। तो लैंड ऑनर की डेफिनेशन सिर्फ आपको समझनी है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन लैंड होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब लैंड ऑनर किसे कहेंगे, भी सीधी सी बात है कि ये अगर प्रॉपर्टी मेरी है तो मैं लैंड ऑनर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको जो ऑब्जेक्ट्स बताए थे कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि ये एक मतलब जो भी ऐसे लोग जो लैंडलेस पर्सन थे, गवर्नमेंट इनको प्रॉपर्टी अलॉट करे। भाई पहले क्या था, जहाँ तक देखो प्रॉपर्टी मेरी है, क्यों भाई। तो वो जो एक मतलब कोई अपने आप को बिस्वेदार कहता था, कोई जागीरदार कहता था, जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल नहीं थी। इसलिए उन लोगों को प्राइमरी राइट्स दिए गए, उनकी रिस्पेक्ट की गई, लेकिन वो जो एक कंसेप्ट थी राजे रजवाड़ों की, वो जो एक कंसेप्ट थी कि विश्वेदार ज़मींदार की, उस कंसेप्ट को ख़त्म करना ज़रूरी था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इस एक्ट ने उनको कोई डिस्ग्रेस किया, उनको कोई डिफेम किया, लेकिन वो एक राजा और प्रजा का जो रिश्ता था उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए 1963 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था। स्टेट होल्डर्स जितने भी थे उनसे उनकी लैंड ली गई। सीलिंग की कंसेप्ट आई कि साहब इससे ज़्यादा आप प्रॉपर्टी जो है वो नहीं रख सकते। तो बहुत सारी बातें थी। मेन पर्पस यही था कि एक पर्टिकुलर लैंड जो है वो किसी पर्सन के पास हो और उसके बाद में जो प्रॉपर्टीज़ बचती हैं वो लैंडलेस जो टेनेंट्स हैं उनको किसी तरह से अलॉट की जाए। तो अब देखिएगा हमारे पास अब कंसेप्ट आती है लैंड ऑनर की। तो जो 1963 के अंदर 1964 में एग्जीक्यूट हुआ था, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, उसके अंदर जो स्टेट होल्डर्स थे, स्टेट होल्डर्स का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जो राजे महाराजे थे, उनसे उनकी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की गई, छीनी नहीं गई थी। यूँ समझिएगा कि ऑक्यूपाई की थी सब एक लॉफुल मैनर के अंदर। तो वहाँ पे उस वक्त जब वो प्रॉपर्टी उनसे ऑक्यूपाई की गई, उस वक्त तक उन लोगों के बीच में और उस प्रॉपर्टी के बीच में क्या रिलेशन था, दे वर नॉन एज ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट ऑनर है, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर लैंड ऑनर वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दोज नरेश। तो नरेश वर्ड इन्होंने यूज़ किया, यानी कि जो राजे महाराज थे उनके लिए इन्होंने यहाँ पे ये शब्द यूज़ किया है लैंड ऑनर। हालांकि अब लैंड ऑनर की कोई कंसेप्ट नहीं है, पर जहाँ पे भी लैंड ऑनर वर्ड आ गया इसका मतलब हम उन नरेश की बात कर रहे हैं, उन राजों की बात कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था, बस आपको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि लैंड ऑनर अगर वर्ड आ जाए तो हम जो आपका 1964 से पहले जो राजे थे जिनसे प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की गई उनकी बात हो रही है। अब आती है बात लैंड होल्डर की। भाई सीधी सी बात है, जब कोई प्रॉपर्टी मेरे को अलॉट कर दी तो बताओ मैं वो मेरी होल्डिंग होगी और मैं उसका क्या हो गया, होल्डर हो गया। लेकिन बच्चों ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। जब अपन बात करते हैं लैंड होल्डर की तो 26 जो है, क्लोज 26 आपका ये कहता है लैंड होल्डर शैल मीन द पर्सन in any part of the state by whatever name designated to whom rent is would be payable and shall include। अब देखो कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि वो पर्सन, चाहे किसी भी नाम से पुकारो उसको, जिसको आप रेंट दे रहे हो वो लैंड होल्डर है। मतलब क्या हुआ, मुझे गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी अलॉट की, लीज पे दी मेरे को, एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो प्रॉपर्टी मुझे गवर्नमेंट को वापस करनी है या मेरी लीज का रिन्यूअल हो जाएगा, वो एक अलग मैटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली मैं रेंट किसको पे कर रहा हूँ, मैं तो गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ। तो यहाँ मुझ में और गवर्नमेंट में सुपीरियर कौन है, गवर्नमेंट है, तो लैंड होल्डर कौन है, गवर्नमेंट है। और चलिए मान लीजिए कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जो राजा महाराजे थे, जो मालिक थे, विश्वेदार जमींदार थे, उनको हमने कुछ एग्जेम्पशंस दी कि आपके पास जो लैंड है उसका रेंट आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो स्टेट वर्ड यूज़ नहीं करा इन्होंने, इसका मतलब जिसको हम रेंट पे कर रहे हैं वो आपका लैंड होल्डर है। तो अगर कोई लैंड ऑनर है, कोई मालिक है, उसको हम रेंट दे रहे हैं तो वो लैंड होल्डर है। और डायरेक्ट हम अगर गवर्नमेंट को रेंट दे रहे हैं तो गवर्नमेंट लैंड होल्डर है। मान लीजिए मुझे प्रॉपर्टी अलॉट हुई है और मैं आगे किसी एक्स को वो प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा हूँ, सब लीज कर दी मैंने और मेरे को रेंट मिल रहा है उसका, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, लैंड होल्डर हूँ। तो बहुत सारी बातें आपको 26 में बताई हुई हैं कि इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है। स्टेट होल्डर यानी कि जो राजे महाराजे, विश्वेदार, जमींदार, ये सब आपके आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड है। जिसका लास्ट पार्ट है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th पार्ट में इन्होंने लिखा हुआ है जनरली एवरी पर्सन हु इज ए सुपीरियर होल्डर, हु इज ए सुपीरियर होल्डर इन रिलेशन टू पर्सन्स होल्डिंग डायरेक्टली फ्रॉम और अंडर हिम। अगर डायरेक्ट मैंने गवर्नमेंट से ली है तो भाई सुपीरियर मेरे लिए गवर्नमेंट है, और आपने मुझसे ली है तो मैं आपके लिए सुपीरियर हूँ। सीधी सी बात है। तो यहाँ सुप्रीम की बात नहीं हो रही है, सुपीरियर की बात हो रही है। तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जिसकी जेब में रेंट जा रहा है बस वही लैंड होल्डर है। इसीलिए बाय एंड लार्ज हम ये कह सकते हैं कि रेंट किसकी जेब में जा रहा है, गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। तो लैंड होल्डर यहाँ पे कौन है, गवर्नमेंट है। फिर हम क्या हैं ये आपको आगे मिलेगा। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लैंड लेस पर्सन। भाई अगर मुझे प्रॉपर्टी अलॉटेड है, मेरी कोई होल्डिंग है, तो मैं लैंडलेस थोड़ी हूँ, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं खेती कर रहा हूँ, मैं खुद काश्त हूँ, पर कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम अलॉटेड नहीं है, कोई रिकॉर्ड में मेरा नाम नहीं है, मेरे किसी फैमिली मेंबर का भी नाम नहीं है, भाई उसके भी आप पे मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लैंड लेस पर्सन माना जाऊँगा। ये डेफिनेशन इन्होंने इसलिए दी है क्योंकि आगे जो अलॉटमेंट के प्रोविजंस हैं कि प्रॉपर्टी किन किन को अलॉट की जा रही है, उनमें जो प्रायोरिटी दी जाती है लैंडलेस पर्सन को दी जाएगी। तो इसलिए आपका ये जानना ज़रूरी है। 26A के अंदर लैंडलेस पर्सन को डिफाइन किया गया है।
उसके बाद में आप आ जाइए, फिर मालिक की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 26A में आपको दी हुई है, जिसका मतलब होता है ज़मींदार बिस्वेदार। ये सब चीज़ें आज की तारीख में ख़त्म हो चुकी हैं, आज की तारीख में कोई मालिक नहीं है। फिर उसके बाद में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ऑक्यूपाइड लैंड और पॉस्चर लैंड। तो क्लोज 27 के अंदर बच्चों ऑक्यूपाइड लैंड है। अब देखिएगा ऑक्यूपाइड लैंड का मतलब क्या है। भाई मेरे एक लैंड आप समझ के, भाई गाँव के पास की जो ज़मीन है वो सारी क्या है, लैंड है। उसका एक पार्ट मुझे अलॉटेड है, तो वो मेरे लिए क्या है, मेरी होल्डिंग है। तो जितना मैंने होल्ड किया है, जितने पे मैं अपनी फसलें लगा रहा हूँ, वो सारा मेरे लिए क्या है, ऑक्यूपाइड है। लेकिन साहब साथ में कुछ खाली जगह पड़ी है, मैंने वहाँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए पानी कलेक्ट कर लिया, मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ पे अपने कैटल छोड़ दिए, उसको मैंने चारागाह बना लिया। तो अब बताओ वो जो जगह है वो मुझे अलॉटेड तो है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक इनोसेंट पर्सन हूँ, मैं कोई अनलॉफुल काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो किसी को अलॉटेड नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसके लिए भी रेंट देने के लिए तैयार हूँ लैंड होल्डर को। अब वो जो मैं रेंट दूंगा ना, उसको बोलते हैं सायर, SAYAR, सायर, नॉट शायर। कहीं आप शायरी करने लग जाओ, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते नहीं ना, और इस तरह की अगर मान लो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो अपनी मन मर्जी से पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शायर, इट इज़ सायर। तो जो अनऑक्यूपाइड लैंड है, जिसको एक पर्सन जो है अपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, स्पेशली अपने कैटल के लिए यूज़ कर रहा है, तो इसके लिए भी वो रेवेन्यू दे रहा है, तो वो जो एरिया है वो अनऑक्यूपाइड है। और यहाँ पे ये जो रेंट है उसको बोलते हैं सायर, जो 37 में आगे हमें मिलेगा। तो इसका मतलब 27 के अंदर ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड दोनों को डिफाइन किया गया है। अनऑक्यूपाइड आपकी नॉलेज में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनऑक्यूपाइड लैंड के लिए जो आप रेंट पे करते हैं उसी को ही शायर बोलते हैं। तो अगर आपको अनऑक्यूपाइड लैंड की कंसेप्ट समझ में नहीं आई तो आपको शायर भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आप देखिएगा पॉस्चर लैंड। पॉस्चर लैंड शैल मीन लैंड यूज्ड फॉर द ग्रेजिंग ऑफ कैटल ऑफ ए विलेज और विलेजेस। अब देखिएगा, समझिएगा, भी मेरी होल्डिंग है और मेरे पास 10 गायें हैं, 10 भैंसें भी हैं, वो मेरी पर्सनल है भाई, वो मेरी पर्सनल है। अगर मैं उनको पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब मेरी पर्सनल और पर्सनल कोई पीस ऑफ लैंड यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो ऑक्यूपाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो अनऑक्यूपाइड है तो उसके लिए भी मैं शायर पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। पर क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह लैंड का कुछ ऐसा पार्ट छोड़ दिया जाता है कैटल के लिए, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरे गांव के लोगों के लिए या एक से ज़्यादा गांव के लोगों के लिए, जिसको अपने बोलते हैं गोचर भूमि, जिसको हमें क्या बोलते हैं, गोचर भूमि, ठीक है। तो वो एरिया जो आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, ये गाय भैंसों के लिए है, ये गोचर भूमि है, इन जानवरों के लिए है, इन एनिमल्स के लिए है, तो वो एरिया आपका पॉस्चर लैंड है। तो ये आपका डिफाइन किया हुआ है बच्चों 28 में, तो ये भी आप एक इम्पॉर्टेंट रखिएगा। उसके बाद में फिर हमारे पास 32 और 34 आ जाता है रेंट एंड रेवेन्यू। बारी बारी मैं रेंट वर्ड तो यूज़ कर ही रहा हूँ, अब अपने को रेंट और रेवेन्यू अलग से समझना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है रेंट और रेवेन्यू में। जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते वो तो उनको पता ही नहीं लगता कि रेंट और रेवेन्यू दोनों अलग कंसेप्ट हैं। भाई रेंट जो है एक बहुत वाइड कंसेप्ट है आपके। मैंने अगर आपका मकान किराए पे लिया तो भी मैं रेंट दे रहा हूँ, है ना। तो रेंट एक वाइड कंसेप्ट है। अब मैं रेंट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे एक सर्विस ले रहा हूँ, ऑब्वियस ही है। मैंने अगर मान लो कोई मशीनरी भी अगर मैं लेके आया हूँ, मैंने परचेज नहीं की है, मशीनरी भी अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो मेरी सर्विस तो है मेरे पास सही, तो मैं उसके बदले में क्या दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ। यहाँ पे रेंट का मतलब क्या है, रेंट को इन्होंने बड़े अलग तरीके से डिफाइन किया है कि जो भी आप किसी लैंड होल्डर को पे कर रहे हैं,
समझिएगा मेरी बात को। जो भी आप किसी लैंड होल्डर को पे कर रहे हैं बाय वे ऑफ कैश और काइंड, चाहे वो कैश में है चाहे वो काइंड में है, भाई मैं कोई पैसे दे रहा हूँ या मेरे पास जो अनाज हुआ है मैं उस अनाज का कोई हिस्सा दे रहा हूँ, काइंड हो गया, या पार्टली कैश पार्टली काइंड हो गया। जो मुझे पे करना है, और किसको पे करना है, यहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, किसको पे करना है, लैंड होल्डर को पे करना है। मैंने अगर आपको लीज पे दी है, सब लीज अगर मैंने आपको किया है तो आप मुझे पे कर रहे हो ये, और मैं आगे गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, या मैं ही काम कर रहा हूँ और मैं ही गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ। तो जिसको हम पे कर रहे हैं यानी कि लैंड होल्डर को, तो जो हम पे कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड रेंट। तो आप देखिएगा डेफिनेशन क्या लिखी है इन्होंने, रेंट शैल मीन व्हाट एवर is in cash or in kind or partly in cash or partly in kind payable on account of the use of the occupation of land। क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं उस लैंड को तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और ऑन अकाउंट ऑफ एनी राइट इन लैंड, भी लैंड आपकी तो है नहीं, आपका तो एक राइट क्रिएट हुआ है, यानी कि आपको एक सर्विस मिली है, अब आप क्या करो उसके बदले में भुगतान करो, दैट इज कॉल्ड रेंट। अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि नहीं आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा तो एक अलग मैटर है, अदरवाइज आपको रेंट पेड करना पड़ेगा। शैल इंक्लूड सायर, समझिएगा अगर आपको कोई होल्डिंग अलॉटेड है और आपने उस पर ऑक्यूपाई कर लिया है तो आप रेंट पे करोगे ही करोगे। और अगर अनऑक्यूपाइड लैंड है, मतलब जो आपको अलॉटेड नहीं है, उसको भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो किसी के नाम अलॉटेड है तो ये ट्रेसपासिंग हो जाएगी। लेकिन किसी और को अलॉटेड नहीं है, खाली पड़ी है, आप उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आप जो शायर पे कर रहे हो वो भी रेंट है, और वो भी आपका किस में इंक्लूड हो जाएगा, 32 रेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। अब आती है बात रेवेन्यू की। तो देखिएगा रेवेन्यू जो है वो एक टैक्स है। जब बच्चों मैं कोई रेंट पे करता हूँ ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सर्विस मुझे ही मिले क्योंकि मैंने रेंट दिया है। पर जब मैं टैक्स पे करता हूँ ना, तो मेरे कोई पर्टिकुलर राइट्स क्रिएट नहीं होते। आज मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता गवर्नमेंट को कि जो मेरा पैसा मैंने आपको दिया वो मेरे ऊपर ही लगाओ, तो एट लार्ज यूज़ होगा, सबके लिए यूज़ होगा। तो हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, दिस इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। ये कभी भी काइंड में नहीं हो सकता, सिर्फ कैश में हो सकता है। अब देखिए मैंने कोई प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ की है, आगे सब लीज हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, तो उस वक्त जो पैसा गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है वो सब आपका रेवेन्यू है। तो देखिएगा इन्होंने क्या लिखा है, रेवेन्यू शैल मीन लैंड रेवेन्यू, दैट इज टू से द एनुअल डिमांड पेबल डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अकाउंट व्हाट्सएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड और एनी इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ लैंड एंड शैल इंक्लूड असाइंड लैंड रेवेन्यू। समझिएगा मैं किसी पर्टिकुलर लैंड को यूज़ करने के बदले एक एनुअल डिमांड होती है, मैं अगर गवर्नमेंट को ही, और किसी को नहीं, गवर्नमेंट को ही पे करूंगा मैं, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो अब आप कहोगे सर कि जो रेंट जो है वो भी तो हम गवर्नमेंट को पे करते, नहीं, वहाँ गवर्नमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, वहाँ लैंड होल्डर आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। वो आपका कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, क्योंकि दैट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई, प्रॉपर्टी अलॉटेड है, गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे ना हो। ये एक एनुअल डिमांड है जो सिर्फ कैश में होगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रेंट और रेवेन्यू। उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट आप पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास आता है दो बहुत 37 शायर मैंने आपको बता दिया, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा कि कोई अनऑक्यूपाइड लैंड है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसके लिए कोई आप लाइसेंस नहीं है आपके पास, उसको आप यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए भी आपको टैक्स, मतलब उसके लिए भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो जो आप रेंट पे कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड सायर। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आप कैटल ग्रेजिंग की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आप कर रहे हो किसी अनऑक्यूपाइड लैंड पे, तो उसका जो आप रेंट पे कर रहे हो दैट इज़ सायर।
तो जो शायर है वो आपका 32 रेंट में इंक्लूड है, ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों हमारे पास 41 सब टेनेंट और 43 टेनेंट। सब टेनेंट क्या है और टेनेंट क्या है, ये भी अब बहुत यूँ समझ लीजिएगा कि क्योंकि जब अपन टेनेंट पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर भी सब टेनेंट आ जाता है। तो पहले तो अपने यही समझें कि टेनेंट किसे कहते हैं। कोई प्रॉपर्टी मुझे अलॉट हुई है और मैं उस पर खेती कर रहा हूँ, मेरा एग्रीकल्चर इनकम मैं उस पर क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या हो गया, टेनेंट हो गया। टैक्स पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या होगी, लैंड होल्डर होगी। मैं लैंड ओनर की तो कंसेप्ट ख़त्म ही कर दो आप, तो एक लैंड होल्डर हो गया और मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं रेवेन्यू पे कर रहा हूँ, मैं रेंट पे कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, टेनेंट हो गया। और मेरे अंडर, मेरे बिहाव पे वहाँ पे जो काश्तकारी हो रही है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे आप क्या हो गए, सब टेनेंट हो गए, जिनको पंजाब में अपन सीरी बोल देते हैं, है ना, शिकमी बोल देते हैं। तो वो जो शिकमी या सीरी जो है ये आपके सब टेनेंट हैं। अब अगर ये सब टेनेंट डायरेक्ट जो है वो रेंट पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो ये आपके टेनेंट के डेफिनेशन में भी काउंट हो जाएंगे। भाई है तो सब टेनेंट ही, लेकिन अगर वो डायरेक्ट रेंट पे कर रहे हैं तो उनको वो सारे फ़ायदे मिलेंगे जो एक टेनेंट को मिलते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। हमने उनको प्रॉपर्टी जो है वो आगे दी हुई है और कंट्रोलिंग पोजीशन हमारी है, हम रेंट पे कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम टेनेंट हैं और वो सब टेनेंट हैं। तो आप ध्यान रखिएगा 41 में सब टेनेंट यानी कि शिकमी है और 43 में टेनेंट है। ये क्या है बच्चों, सारे अल्फ़ाबेटिकल है ना, अदरवाइज़ टेनेंट पहले समझाना चाहिए था, सब टेनेंट बाद में समझाना चाहिए था, लेकिन ये सब अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है, इसलिए सब टेनेंट का नंबर पहले आ गया और टेनेंट का नंबर बाद में आ गया। फिर हमारे पास एक लास्ट बचता है नल बट 47, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नल बट 47, आपके खेत में कुआं है, वेल मैं उस कुएं का पानी यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे पानी फ्री में यूज़ करने देंगे? आप भी तो लैंड होल्डर को कुछ पे कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको क्यों ना पे करूँ? तो उस कुएं के पानी को मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के उद्देश्य से, तो यहाँ पे मैं जो आपको पे करूँगा दैट इज़ कॉल्ड नल बट, तो ये भी रेंट हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा जो लैंग्वेज है 47 की, नल बट शैल मीन ए पेमेंट इन कैश और काइंड टू द ऑनर ऑफ ए वेल बाय सम पर्सन फॉर यूजिंग दैट वेल फॉर इरिगेशन। तो भले ही आप मेरे से पैसे ले लो या आप कह दो कि साहब हमें इतने क्विंटल जो है वो गेहूँ चाहिए इसके बदले में, तो चाहे कैश हो चाहे काइंड हो, मैं जो आपको पे कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड नल बट, कुआं, कुएं का पानी, और मैं जो पे कर रहा हूँ नल बट। तो ये बच्चों कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। आपको जब आप इनको रिवाइज करो तो एक अच्छा सा तरीका यही है कि आप होल्डिंग, लैंड, पॉस्चर लैंड, ऑक्यूपाइड लैंड, ग्रोव लैंड, ये सारे के सारे एक कागज़ पे लिख के फिर इनको इकट्ठा स्टडी करें। एग्रीकल्चरलिस्ट, टेनेंट, सब टेनेंट, स्टेट होल्डर, ग्रोव होल्डर, लैंड होल्डर, लैंड ओनर, इनको सबको आप इकट्ठा स्टडी करें। जैसे ही इनका डिफरेंस आपको क्लियर होगा, आप देखिएगा लैंड, आपको लगेगा लैंड लॉ से इजी सब्जेक्ट ही नहीं है कोई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट ही जो है वो मुझे एक यूँ समझ लीजिएगा एक मेरे लिए इंस्पिरेशन है। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में लैंड लॉ की। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।